चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, तो इसमें अपन कैसे करने वाले हैं, टॉपिक टू टॉपिक अपना मतलब जो भी रहेंगे एकदम क्विक, एकदम सीरीज रहेगी अपनी। ठीक है, चलो। तो आपका इसमें जो पहला टॉपिक है उसमें है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए में मेन मामला क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो साइंटिस्ट रहेंगे वो कुछ डिस्कवरी करेंगे और उनको पता चलेगा कि मतलब कुछ तो समथिंग न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एक केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। एंड देन आगे चल के उन्होंने उस न्यूक्लिन में एसिड को मतलब जोड़ दिया। कि जोड़ने के पीछे का रीजन क्या था, इसके अंदर फास्फोरस ज्यादा अमाउंट में था और ये एसिडिक मीडियम को शो करता था। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर की वजह से जो न्यूक्लिन था उसका नाम न्यूक्लिक एसिड हो गया। आगे चल के ये न्यूक्लिक एसिड दो अलग अलग पार्ट में जब डिस्कवरी वगैरह होती रही तो दो अलग अलग पार्ट में बता दिया गया कि डीएनए और आरएनए ये दो मेजर कंपोनेंट मतलब दो पार्ट्स हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। इससे ज्यादा आपको उस पैराग्राफ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो जेनेटिक मटेरियल इज एज अ डीएनए। इसको लेकर के बहुत बड़ा अभी तक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो लगभग बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, 2-3 साइंटिस्ट यहाँ पर हैं और जिन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हमारे सेल में मतलब न्यूक्लियस में मौजूद रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इज एज अ डीएनए। पहले हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देन आपके बुक वगैरह में आप देख लीजिएगा, फिर जो डाउट रहेगा वो अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इज एज अ डीएनए, यहाँ पे सबसे पहले बात क्या आई, जीन्स पे बात शुरू हुई। जीन क्या है, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है। ठीक, तो क्रोमोसोम में डीएनए एंड डीएनए के बाद जीन। तो इसमें हुआ क्या, जीन जो होता है लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में और इसको बोला गया कि कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस को। तब तक इतना बहुत बड़ा डिस्कवरी तो नहीं हुआ था लेकिन इतनी बातें लोगों को पता चल चुकी थी, साइंटिस्ट इतना समझ चुके थे कि जो मेन कंपोनेंट है, जो मेजर मतलब रोल प्ले कर रहा है जो इनहेरिटेंस में, वो कोई और नहीं जीन है। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम अपने अंदर मेनली दो कैरेक्टर को कैरी करता था, दो बातों को लेकर चलता था, एक डीएनए था, दूसरा प्रोटीन था। अब डीएनए और प्रोटीन की कुछ कुछ रख लीजिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन और डीएनए के बारे में उन्होंने कुछ कुछ अपना अपना उसकी कुछ खासियत बताई। जैसे प्रोटीन के बारे में बोला है उन्होंने कि लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और मेनली जितने भी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको लेकर के ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जीन के बारे में बताया गया है कि स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल है, कंपोजिशन वेरीड अमॉन्ग द स्पेसीज, मतलब कि अलग अलग स्पेसीज में इसके अलग अलग कंपोजिशन आपको दिखाई देंगे। क्लियर, आगे फ्रॉम द डीएनए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, ये सारी बातें मतलब ये क्लियर करना मतलब थोड़ा वो हो गया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। ये तो पता चल गया है कि जीन है, लेकिन जीन में मेनली दो चीजें होती हैं, एक डीएनए दूसरा प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन है, यानी जो इनहेरिटेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बात एक नया कॉन्फ्लिक्ट रेडी कर रही थी और उसको लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट ने आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए में सबसे पहले बात क्या आई, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन ने क्या बोला कि पहले न्यूक्लिन क्या था, ये केमिकल सब्सटेंस था जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट था। एंड देन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहली बात फास्फोरस के अमाउंट मतलब फास्फोरस की क्वांटिटी के बेसिस पे, दूसरा ये एसिडिक मीडियम को शो करता था, एसिडिक नेचर को शो करता था। इसके बाद डीएनए एंड आरएनए, इसके दो मेजर पार्ट है। किसके दो मेजर पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड के दो मेजर पार्ट है। एंड देन जेनेटिक मटेरियल इज एज अ डीएनए, ये दूसरा पॉइंट है आपके बुक में जिसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले क्या बताया गया है इसमें कि जीन जो है वो कहां रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। देन फिर क्या बताया गया है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। देन क्या बताया गया है कि इसमें आप देखेंगे तो क्रोमोसोम में दो मेन फैक्टर है जो क्या क्या है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। डीएनए के बारे में बताया गया है कि क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल। प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किसमें, सेल मेटाबॉलिक के एक्टिविटीज जो है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रोटीन में स्टोर रहती है। डीएनए के बारे में बताया गया स्मॉल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है और अपने अंदर मतलब बोला जाए स्पीसीज टू स्पीसीज जैसे आप देखेंगे सभी के अंदर अलग अलग कंपोजिशन रहेगा किसका, डीएनए का। ओके, इसके बाद ये नई बात आई कि डीएनए और प्रोटीन में से जो
आपका जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वो एक्चुअली में है कौन? डीएनए है या प्रोटीन है? यहां तक बात पता चल चुकी है कि जीन है, लेकिन जीन में दो बातें हैं, एक डीएनए, दूसरा प्रोटीन। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो है जिन्होंने इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट दिया है उनका नाम क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उनका नाम ग्रिफिथ है और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। उनका पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे। ये वही बैक्टीरिया होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेनली मैमल्स में, जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या है? इसमें ग्रिफिथ ने दो जेनेटिक वैरायटी को लिया है। पहली जो है वो एच टाइप बैक्टीरिया है और दूसरे जो है वो आर टाइप बैक्टीरिया है। एच टाइप का मतलब है स्मूथ टाइप बैक्टीरिया और आर का मतलब है रफ बैक्टीरिया। एच टाइप में वैरुलेंट, स्मूथ एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और आर टाइप में नॉन वैरुलेंट, रफ एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। क्लियर? आगे यहाँ पे अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो माउस के ऊपर किया है और पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें भी बातें रहती हैं जिससे साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा मतलब एविडेंशियल नहीं समझते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। उन्होंने जब माउस को किसके मतलब रफ स्ट्रेन को किसमें? माउस में इंजेक्ट किया तो माउस जो हो गया वो जिंदा था। क्यों? क्योंकि आर टाइप बैक्टीरिया क्या है? नॉन वैरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, तो माउस जो था वो जिंदा था। जब स्मूथ स्ट्रेन यानी एच टाइप को डाला तो उसमें क्या है? वैरुलेंट एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से माउस जो था वो डेड हो गया। देन अब उन्होंने क्या किया, जो एच टाइप बैक्टीरिया था उसको नॉर्मली हीट किल्ड एज स्मूथ बैक्टीरिया। हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया को इनएक्टिव करके देन माउस में इंजेक्ट किया एंड देन क्या हुआ? माउस जिंदा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो जो एक्टिव परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पे उन्होंने क्या किया, अब ये थोड़ा यहीं से मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट चेंज होता है। हुआ क्या यहाँ पर? हीट किल्ड बैक्टीरिया जो थे, हीट किल्ड जो स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, उसको रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया के साथ सबसे पहले मिक्स किया एंड देन माउस में इंजेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन पे माउस डेड हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन पे जब रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया गया तो वो जिंदा था। स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो वो डेड हो गया। इसके बाद रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो था, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था, क्योंकि वो इनएक्टिव था तो सीधी सी बात है कि जब वो माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस जिंदा रह गया। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नया आ रहा है कि आखिर जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया तो माउस मर कैसे गया? क्योंकि रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो तो मतलब निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता था और हीट किल्ड बैक्टीरिया तो इनएक्टिव है, तो आखिर वो एक्टिव हुआ कैसे? फिर उन्होंने क्या किया, उसका ब्लड सैंपल लिया, जो माउस डेड हो चुका था उसका ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल में जब उन्होंने देखा तो उस ब्लड सैंपल में बहुत लार्ज अमाउंट में उनको यहां पर स्मूथ स्ट्रेन टाइप बैक्टीरिया मिले। अब कॉन्सेप्ट नया ये आया कि आखिर आर टाइप बैक्टीरिया एच टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कैसे हुए? आर टाइप बैक्टीरिया एच टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कैसे हुए? जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें क्या मिला है? स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इंजेक्ट तो आर बैक्टीरिया किए गए थे, तो आर टाइप बैक्टीरिया एच टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कैसे हुए? और इसको किसी ने तो कन्वर्ट किया होगा और जिसने कन्वर्ट किया होगा उसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से बता दिया। अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये डीएनए ही है, लेकिन ये जरूर क्लियर कर दिया है कि कोई तो ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसको? आर टाइप बैक्टीरिया को एच टाइप बैक्टीरिया में। यहां तक क्लियर है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब दूसरे पे आएंगे, दूसरे साइंटिस्ट जो है जिसका नाम है एवरी मैकार्टे एंड मैक्लियोर्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है? इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट जो आर टाइप और एच टाइप बैक्टीरिया थे उसी पे बेस्ड इनके भी एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने देखो क्या किया है, कुछ बातें यहां से सबसे पहले देख लेते हैं फिर से समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने यही मतलब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट दिए थे और ये एविडेंस दिया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है। एंड देन यहां पर उन्होंने किया क्या है कि जो हमारा
एस टाइप हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन था, जो हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन था यहां पर, उसको इन्होंने प्यूरिफाई किया और प्यूरिफाई करके उसमें से डीएनए, आरएनए, अलग अलग एंजाइम्स यानी प्रोटीन वगैरह, इसके अलावा जितने भी अदर मटेरियल्स थे सबको उन्होंने सेपरेट कर दिया। और सबसे बेस्ट मेथड से जो एक्सपेरिमेंट किया है वो यही लोगों ने किया है। इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया जो थे, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो थे, उसको प्यूरिफाई करके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और अदर मटेरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, सेपरेट कर दिया। एंड देन क्या किया, सबको आर बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया और इजिली ये आइडेंटिफाई हो गया कि केवल डीएनए वाला जो था, जो डीएनए वाला पार्ट था, उसी में जो बैक्टीरिया थे वो किसमें कन्वर्ट हुए थे, एस टाइप बैक्टीरिया में। बाकी जो अदर पार्ट थे उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज नहीं आया था। तो सीधी सी बात ये क्लियर हो गया कि केवल डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जो आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट करेगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात, इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट दिया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। देन इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन जो था उसको प्यूरिफाई किया, उसमें से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और अदर मटेरियल्स को सेपरेट किया और किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन के साथ। अब ये देखना था कि इसमें से कौन सा टर्म है, मतलब कौन सा ये रहेगा सेपरेटेड पार्ट है जो अपने अंदर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। तो हुआ क्या कि यहां पर only DNA was able to transform R strain into S strain। केवल DNA वो पार्ट था जिसने क्या किया, R strain को किसने कन्वर्ट कर दिया, S strain में, मतलब S strain बैक्टीरिया में। और इन्फेक्टिव मतलब जो पहले इनएक्टिव था वो अब एक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर किसी में इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे कि माउस में इंजेक्ट किया गया था, माउस डेड हो गया था। ओके, आगे यहां पर ये हो गया कि प्रोटीन, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए वगैरह जो है वो अफेक्ट नहीं करते ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, वो भी अफेक्ट करते हैं, ऐसा अदर साइंटिस्ट ने बोला है। तो यहां पर इनके एक्सपेरिमेंट को यहां तक तो मान लिया गया, लेकिन ये बात अभी भी थोड़ी थी कि क्या प्रोटीन और आरएनए जो है वो बिल्कुल मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्शेस चेस एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज, इन्होंने भी अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट दिया है, ये भी क्लियरिफाई पूरी तरीके से कर दिए हैं कि हाँ डीएनए ही वो है जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम आता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस यूज किया गया है। सबसे पहली बात, वायरस और बैक्टीरिया में कुछ बातों को जान लेते हैं। वायरस जो होता है वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक वो किसी सेल को नहीं पकड़ लेता। जिस सेल को वो पकड़ता है वो होस्ट सेल होता है, जिस सेल को वो पकड़ता है वो होस्ट सेल होता है, और जब तक वो होस्ट सेल पे अपने मतलब होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वायरस इनएक्टिव रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहां पर होगा क्या, सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया गया, बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज, आप बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया मत समझ लेना, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो पहले पूरे एक बार देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो एक बार पूरी चीजों को समझ लेते हैं और फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसको सबसे पहले पूरा मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में रखा गया। बात ऐसी है कि जो प्रोटीन होता है वो अपने अंदर सल्फर कैरी करता है तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ध्यान सुनिए, बैक्टीरियोफेज जो है उसे दो अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रखा गया है, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर है। यहां पर बैक्टीरियोफेज जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन दो बातों को कैरी करता है, दो चीजों को अपने अंदर रखता है। बात यह आई, ऐसा बैक्टीरियोफेज जो मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में रखा गया था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है तो उसका डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरे तौर पे देखा जाए तो जो बैक्टीरियोफेज यहां पर जो था दूसरे वाले मीडियम में, यानी जो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ रखा गया था, उसमें क्या रहेगा, जो डीएनए रहेगा वो अपने अंदर, क्योंकि प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन जो होता है उसमें सल्फर होता है, तो इस वजह से क्या हुआ, उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ गया। देखते हैं इस बात को। यहां पर क्या है, ऐसा वायरस जो किसमें P32, यानी P32 क्या है, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और S35 क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है। बात क्या आई, ऐसे वायरस जो किसमें P32 के प्रेजेंस में ग्रो हुए हैं, उनका क्या है कि क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए था उनके पास, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। क्यों रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि केवल डीएनए वो चीज है जो फास्फोरस को कैरी करता है, न कि प्रोटीन। यहां पर वही बात को लिखा, बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस एंड नॉट प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो फास्फोरस को कैरी नहीं करता, बदले में प्रोटीन क्या कैरी करता है, प्रोटीन सल्फर को कैरी करता है। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव, एक सेकेंड, रेडियो एक्टिव
सल्फर बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो दूसरा वायरस है वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर को कैरी करता है, न कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वायरस है वो अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है? सल्फर को कैरी कर, मतलब अपने अंदर प्रोटीन को कैरी कर रहा है। और किसके प्रेजेंस में है? तो H32 के प्रेजेंस में है। और प्रोटीन जो है वो अपने अंदर सल्फर कैरी करता है, इसलिए उसके अंदर आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव सल्फर मिलेगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या? मैंने आपको बताया था कि वायरस जो रहेगा वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक वो सेल के कांटेक्ट में ना आ जाए। अब यहाँ पर होगा क्या? जो भी रेडियो एक्टिव फेजेस है, यानी रेडियो ऐसा वायरस जो जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है और ऐसा वायरस जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, दोनों को किसके कांटेक्ट में रखा जाएगा? तो ई कोलाई बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रखा जाएगा। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते ही वो उसके सेल को अपना होस्ट सेल बनाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा। जब उसको इन्फेक्ट किया गया तो अब देखते हैं उसमें क्या देखा गया। देखा ये गया कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए अपने अंदर कैरी कर रहा था, वो पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव, मतलब उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह थे वो रेडियो एक्टिव हो चुके थे, मतलब वो रेडियो एक्टिव कांटेक्ट में आ चुका था, अपने आप को रेडियो एक्टिव तरीके से ग्रो कर लिया था। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जो अपने अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैरी कर रहा था, वो अपने अंदर रेडियो एक्टिविटी को कैरी नहीं कर रहा है। उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल वगैरह है वो रेडियो एक्टिव तौर पर डेवलप नहीं हुआ है। इस बात से क्या समझ गया? इस बात से ये समझ गया कि डीएनए ही वो है जो क्या कर रहा है? एक पूरा जेनेटिक मटेरियल, इनहेरिटेंस, ये सारी बातों को अपने अंदर ओबे कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार पूरी चीजों को देख लेते हैं। हर्शीज चेस एक्सपेरिमेंट जो है वो बेस्ड है बैक्टीरियोफेज वायरस पे। कंपोस्ट करता है बैक्टीरियोफेज जो है वो अपने अंदर दो बातों को कैरी करता है, डीएनए एंड प्रोटीन। और यहाँ पर इन दोनों को क्या किया गया? मतलब बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में ग्रो किया गया। पहला मीडियम जो है वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस कैरी कर रहा है, दूसरा मीडियम जो है वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर कैरी कर रहा है। जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, तो यहाँ का जो बैक्टीरिया रहेगा वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए रखेगा। और क्योंकि सल्फर के अंदर प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, और इसलिए जो रेडियो एक्टिव मतलब हमारा जो बैक्टीरियोफेज रहेगा वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कैरी करेगा। देन क्या हुआ? दोनों जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरिया थे, उनको किसके साथ? यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, मतलब जब रखा गया तो उसे इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के दौरान ऐसा बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए के कांटेक्ट में था, उसके पूरा मतलब जो डेवलपमेंट हुआ था, उसका जो पूरा ग्रोथ हुआ था वो रेडियो एक्टिव हो चुका था। और जो दूसरा बैक्टीरिया था जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन के कांटेक्ट में था, वो कंप्लीटली रेडियो एक्टिव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, और उसके बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स में, मतलब कैरेक्टर्स बनाने के लिए, वो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए था। तो यहाँ पर इस बात से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद अगले वीडियो में